इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके बगैर भी ये गट का अपना नर्वस सिस्टम काम कर सकता है। दिस इज कॉल्ड इंटेरिक नर्वस सिस्टम। और सेकेंड टर्म इसके लिए गट ब्रेन की भी यूज होती है। गट ब्रेन, गट हैज इट्स ओन ब्रेन, ठीक है। तो लेकिन क्यों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल क्यों है? क्योंकि ऊपर से जो कंट्रोल है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है। उसको हम ओमिट नहीं कर सकते क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं हमारी गट की मोटिलिटी पे भी और सिक्रीशंस पे भी। अगर यहाँ से हम कट कर दें, स्टिल इंटेस्टाइन्स दे वर्क, और वो एक कंटिन्यूसली एक सेम मूवमेंट और सेम सिक्रीशन रहेगी। तो जो मूवमेंट और सिक्रीशन चेंज होती हैं वो कंट्रोल ऊपर से आ रहा है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू से इट इन डिटेल। इतनी स्लो आप लोग आते हो, क्लास में डिस्टर्बेंस होती है कि स्लो आ रहे हैं और मैं एडमिट किए जा रही हूँ। यू नो 40 मिनट्स की क्लास वैसे ही बहुत छोटी होती है। गट ब्रेन, अब ये पड़ा कहाँ पे हुआ है? पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है, नर्व्स हैं और नर्व सेल बॉडीज है। नर्वस सिस्टम में सिर्फ नर्व्स नहीं होती, क्योंकि नर्व्स तो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो कहीं पे भी हो सकती हैं। लेकिन जो सेल बॉडीज भी हैं वो भी जहाँ जहाँ पे होंगी, सेल बॉडीज टुगेदर विद नर्व्स, उसको पूरा नर्वस सिस्टम कह देते हैं। तो ये इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एसोफेगस टू द एनस। ये सिर्फ एक पार्ट आपको दिखाया हुआ है इंटेस्टाइन का। इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो सारे के सारे माउथ से नीचे जब एसोफेगस स्टार्ट होता है टिल एनस, पूरे के पूरे लेयर्स के दरमियान ये आपका नर्वस सिस्टम पड़ा हुआ है, विच कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल बॉडीज, ठीक है। इसमें कितने न्यूरॉन्स हैं? इट कंटेन्स 100 बिलियन न्यूरॉन्स, विच इज इक्विवेलेंट टू न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये कोई छोटा मोटा नर्वस सिस्टम नहीं है, ये बड़ा वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम है, विच इज प्रेजेंट फ्रॉम द एसोफेगस टू द इनर्स। इट कंटेन्स अराउंड 100 मिलियन न्यूरॉन्स। हाँ जी बेटे, अगर कुछ चैट में कुछ लिख रहे हो तो आप जो है वो माइक्रोफोन ऑन करके अपनी बात कर लो, जो कुछ पूछना है। एनी क्वेश्चन? आई डोंट हैव टाइम कि मैं जो है वो इतनी चैट्स बैठ के पढ़ सकूं यहाँ पे। थोड़ा सा आप लोग ये ख्याल रखो। अब्दुर्रहमान बताओ क्या कहना चाह रहे हो? मैम वो एक लड़के का थोड़ा मसला बना हुआ है, उसका सही कनेक्शन नहीं हो रहा, तो वो कह रहा था कि उसे बस ये कह रहे हैं कि एक दफा डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो जाए दोबारा, फिर ठीक हो जाएगा मसला। हाँ बेटे, कनेक्ट करते जाओ। मैं इसीलिए बीच में अभी एडमिट करती रहती हूँ क्योंकि कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है और फिर दोबारा भी आप कनेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभी आपने ये अब्दुर्रहमान ने बताया था कि लेयर्स ऑफ जीआईटी होती हैं, तो कितनी लेयर्स बताई थी उसमें? मिकोजा, सब मिकोजा, मस्कुलर कोट और सिरोसा, ठीक है। तो ये मिकोजा आपकी एपिथेलियम वाली साइड है, क्योंकि अपसाइड डाउन दिखाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ही होती है, डाउनवर्ड आ रहे हैं आप, ये आउटर एस्पेक्ट है, इस साइड पे ल्यूमेन है, ठीक है। तो ये आपकी मिकोजा की लेयर्स हैं, जिसमें एपिथेलियम भी, लैमिना प्रोप्रिया भी, ये सब कुछ हमने कल कर लिया था, ठीक है। मिकोजा डजंट कंटेन एनी नर्व सेल बॉडीज। मिकोजा के नीचे जो सब मिकोजा होता है वहाँ पे नर्व की सेल बॉडीज प्रेजेंट हैं, और उस एक लेयर को हम कहते हैं सब मिकोजल प्लेक्सस। यहाँ पे सेल बॉडीज प्रेजेंट हैं और साथ ही साथ उनके कनेक्शंस हैं। तो दिस स्मॉल प्लेक्सस इज नोन एज सब मिकोजल प्लेक्सस। तो एक प्लेक्सस हो गया सब मिकोजल प्लेक्सस। उसके बाद कौन सी लेयर थी? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल जो मस्कुलर कोट था, इसके बाहर सिरोजा होता है, ठीक है। तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल कोट के दरमियान में अगेन वी हैव even more cell bodies if we compare with submucosal plexus. तो ये जो सेल बॉडीज और इनके कनेक्शंस हैं, दे आर कॉल्ड myenteric plexus, ठीक है। सो वी हैव टू plexuses inside the gut जो आपका गट ब्रेन बना रहे हैं। दो प्लेक्ससेस हैं, एक इनर साइड पे है विच इज कॉल्ड सबम्यूकोजल प्लेक्सस, एक आउटर साइड पे है विच इज कॉल्ड मायेंटेरिक प्लेक्सस। मायेंटेरिक प्लेक्सस इज बिटवीन योर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर कोड। और सबम्यूकोजल प्लेक्सस, वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो सबम्यूकोजा में है, ठीक है। तो मायेंटेरिक वर्ड, यू आर फेमिलियर विद इट?
कोई आवाज नहीं आ रही, सारे सो गए हैं। नो मैम। नहीं मैम, पहली दफा सुन रहे हैं लफ्ज। अच्छा, ये पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो इसलिए नया नहीं है कि एंटेरिक से याद रख लो, ठीक है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम हम पढ़ें और माए बस पहले लगा दो तो माए एंटेरिक प्लेक्सस हो जाएगा। इसको दूसरे नाम भी है, मैं अभी वो नहीं ले रही, आप वो गाइडेंस से देख के याद कर लेना, लेकिन इस वक्त याद करने के लिए इन दोनों के दो नाम हैं। माए एंटेरिक प्लेक्सस को ऑर्बेक्स प्लेक्सस भी कहते हैं और सब मिकोजल प्लेक्सस को मीजनर्स प्लेक्सस भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आप याद कर लेना, अभी कंफ्यूज ना हो। माई एंटेरिक, एम से मसल्स, तो मसल्स के अंदर पड़ा हुआ है ये दोनों सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, माई एंटेरिक प्लेक्सस। सब मिकोजल नाम से ही पता चल रहा है कि ये सब मिकोजा में पड़ा हुआ है। ओके, सो दिस इज योर गाइडेंस फिगर जो बहुत ही अच्छी एक्सप्लेन हुई है। ये आपकी एपिथेलियम है, दिस मीन दिस इज मिकोजल साइड। उसके बाद सब मिकोजा के अंदर आपकी एक लेयर सेल बॉडीज की नजर आ रही है। सब मिकोजल प्लेक्सस आर स्मॉलर एज कंपेयर टू द माई एंटेरिक प्लेक्सस। तो प्लेक्सस क्यों कहते हैं? जहाँ पे सेल बॉडीज भी हैं और उनके कनेक्शंस हैं और वहाँ से इधर से उधर नेटवर्क बन रहा है नर्व्स का, ठीक है। तो ये एक प्लेक्सस बन जाता है। तो सब मिकोजल प्लेक्सस विच लाइज इन द सब मिकोजा, और उसके बाद आपका मस्कुलर पोर्ट आ जाता है और बिटवीन द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर्स आपका माई एंटेरिक प्लेक्सस है विच इज मोर एक्सटेंसिव एज कंपेयर टू सब मिकोजल प्लेक्सस। और आई एम रिपीटिंग अगेन, एक प्लेक्सस के अंदर सेल बॉडीज होती हैं, उनके कनेक्शंस होते हैं और वे एक नेटवर्क सा पड़ा होता है बिटवीन दिस, फॉर एग्जांपल इट इज प्रेजेंट बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल लेयर, ठीक है। इस फिगर में आपको दो प्लेक्सस नजर आ गए, ठीक है। फिर आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो अपवर्ड, अगर अपर साइड पे आप देखें तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है और इस तरफ आपको सेंसरी नर्व्स जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो अब हम इनको बारी बारी देख लेते हैं कि गट के अंदर इसका अपना एक ब्रेन है विच इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट मिकोजल एंड माई एंटेरिक प्लेक्सस, जो गट की अपनी वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये कंट्रोल कर रहे हैं इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी भी और सिक्रीशंस भी, ठीक है। माई एंटेरिक प्लेक्सस, एम से मैंने आपको कहा था याद रखो मसल्स, और एम से ही याद रखो मोटिलिटी, ठीक है। कि माई एंटेरिक प्लेक्सस कंट्रोल्स द मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन, मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, एंड सब मिकोजल प्लेक्सस इट लाइज इन द सब मिकोजा एंड इट कंट्रोल्स सिक्रीशंस ऑफ द इंटेस्टाइन, क्योंकि ये मिकोजा के साथ है ना, सिक्रीशंस यहाँ से निकलनी है, ल्यूमेन में जानी है, जो भी कुछ इंटेस्टाइन से या स्टमक से जहाँ से भी सिक्रीट होता है वो यहाँ से म्यूकस से रिलीज, मिकोजा से रिलीज होगा। तो सब मिकोजल प्लेक्सस क्योंकि उसके करीब है तो वो कंट्रोल कर रहा है सिक्रीशंस, इस तरह याद रखो। और माई एंटेरिक से, एम से याद रखो, क्या याद रखना है एम से? मूवमेंट्स, मोटिलिटी और मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं, अब्दुर्रहमान, हमना, सिद्रा, बस बाकी सारी क्लास सोई हुई है। अब मैं हैफाजर्डली बीच में से पूछूंगी, बी अटेंटिव। अब आपको इसी फिगर के ऊपर अगर आप ये अच्छी से यही फिगर तैयार कर लो ना तो आपका पूरा एंटायर नर्वस सिस्टम तैयार हो जाता है, ठीक है। ये आपको दो बातें मैंने यहाँ बता दी, एस सिक्रीशंस, एम मोटिलिटी। अब जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन्फ्लुएंसेस दे आर शोन फ्रॉम द टॉप कि ये एंटारिक नर्वस सिस्टम अपने ओन पे भी काम कर सकता है, लेकिन इट इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम द टॉप बाय योर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। यही वजह है कि कभी हम कहते हैं, आप लोगों ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ लिया हुआ है? जी मैम, इंट्रोडक्टरी पढ़ा हुआ है, जनरल एनाटॉमी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पढ़ा हुआ है। अच्छा, एटलीस्ट यू नो कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो हैं ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह से एक्ट करते हैं। जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो इन दोनों में से कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है? Parasympathetic is activated at the time. Parasympathetic, ma'am. शाबाश, पैरासिम्पैथेटिक इज एक्टिव एट द टाइम ऑफ रेस्ट, ठीक है। इस वक्त आप जो है रेस्ट की स्टेट में है कि स्ट्रेस की स्टेट में है? रेस्ट की स्टेट पर ही है। रेस्ट की स्टेट में। रेस्ट की स्टेट में आप इजी होके जो है वो लेक्चर सुन रहे हैं। जो है लो मूड, ये नहीं है कि कोई
टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, अभी एकदम जो है वो मैं आपसे कहूँ कि अभी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और जिसके गलत हो जाएंगे उसे मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी और मैं हेड को भी बता दूंगी और डीन को भी बता दूंगी। अब आपका कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा? Sympathetic. Parasympathetic. Sympathetic. Sympathetic, ma'am. Sympathetic. सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स स्टेट में एक्टिव होता है, ठीक है? जब आप रिलैक्स जी हैं, मैम। चाहे रिलैक्स बैठे हुए हैं, चाहे रिलैक्स रेस्ट कर रहे हैं, आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है। अभी इस वक्त आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव है। अगर मैं आपको डरा दूँ, स्ट्रेस में ले आऊँ, अभी मैं शिकायत लगाऊंगी, आइंदा से मैं आपकी क्लास नहीं लूँगी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होता है? व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ फाइट और फ्लाइट, ठीक है? जब आप इमरजेंसी सिचुएशन में हैं और पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी वो एक्टिव हो जाती है कि अब हम इस इमरजेंसी सिचुएशन से कैसे बाहर आए। यू आर नॉट रेस्टिंग, अब एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है? तो इन दोनों का इन्फ्लुएंस दोनों मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट में जब भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा, यानी आप जब भी रिलैक्स कर रहे होंगे तो हार्ट बीट कम होगी, हार्ट रेस्ट में जाएगा, रिलैक्स होगा। और सिंपैथेटिक इफेक्ट से क्या होगा कि आपकी हार्ट बीट तेज होती है। इसीलिए जब भी आप स्ट्रेस में आते हैं आपकी पल्पिटेशंस हो रही होती हैं। वाइवा है, अगर कोई और है, आपको किसी को पता चल गया कि मेरे भाई को कोरोना हो गया खुदा न खास्ता, या बहन को कुछ एकदम आपको न्यूज़ मिली है, तो क्या है? हार्ट बीट तेज होगी। क्यों? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया, ठीक है? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है रिलैक्स स्टेट में, ठीक है? अब इन दोनों का इन्फ्लुएंस हार्ट के ऊपर मैंने आपको बता दिया। पैरासिम्पैथेटिक हार्ट बीट लो करता है, सिम्पैथेटिक हार्ट बीट तेज करता है। हर इफेक्ट हार्ट का जो है वो तेज होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जीआईटी में ऑपोजिट है, ठीक है? मैं सिर्फ हार्ट और जीआईटी को देख रही हूँ। इस तरह पूरी बॉडी में डिफरेंट जगह पे पैरासिम्पैथेटिक और तरह एक्ट करता है, सिंपैथेटिक और तरह, ठीक है? अब सिर्फ हम हार्ट और जीआईटी को कंपेयर करते हैं तो आप ये याद रखना है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट जो हार्ट पे है उसका ऑपोजिट इफेक्ट जीआईटी पे, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइन इतनी इमरजेंसी की बात नहीं है। अगर कोई चीज़ डाइजेस्ट करनी है तो ये कोई इतनी इमरजेंसी की बात नहीं है, ये रेस्ट में ही डाइजेशन अच्छी होती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर को खाना खाने के बाद थोड़ा तक रेस्ट करते थे, क्योंकि उसको कैलूला बोलते हैं ना, कि उस टाइम में वो जो 20-25 मिनट्स का रेस्ट होता है उसमें बहुत अच्छी सी डाइजेशन हो जाती है, अच्छी मोटिलिटी, अच्छी सिक्रीशंस, ठीक है? तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इंटेस्टाइन्स पे कैसे काम करता है? इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है, मोर मोटिलिटी मोर सिक्रीशन। हार्ट पे पैरासिम्पैथेटिक का इनहिबिटरी था, जीआईटी पे पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेटरी है। रेस्ट में डाइजेशन भी अच्छी होगी, सिक्रीशंस भी अच्छी होंगी, मोटिलिटी भी अच्छी होगी। अब एकदम इमरजेंसी सिचुएशन आई, आप लेटे हुए थे, कुछ कोई और आपने न्यूज़ सुन ली, ज़लज़ला आ गया, आप एकदम बाहर को भागे। अब आपका जीआईटी की उस वक्त काम करने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रेस में। अगर कुछ डाइजेस्ट नहीं भी होगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ज़्यादा ज़रूरी उस वक्त क्या है कि भागना है, घर से बाहर निकलना है, ठीक है? तो आपकी सारी सर्कुलेशन जो है आपकी लोअर लिम्स की तरफ चली जाएगी और आपको भगाएगी और आपका ब्रेन काम करेगा, हार्ट काम करेगा, जीआईटी उस वक्त रेस्ट में चला जाएगा। तो जब भी आप इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और उसका इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस होता है जीआईटी के ऊपर, ठीक है? अब ये जो मैंने बात बताई है आपको मोटी मोटी, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ये कौन रिपीट करेगा? हार्ट पे और जीआईटी पे ऑपोजिट इफेक्ट्स मुझे बताने हैं। मैम मैं जी आयशा। सिंपैथेटिक इफेक्ट जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका हमेशा हार्ट के ऊपर स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है, एंड whereas on GIT it has inhibitory effect, while in parasympathetic nervous system it shows stimulatory effect in towards GIT and resting towards heart. वेरी गुड, वेरी गुड।
ठीक है। और ये मैंने आपको रीज़न भी बता दी कि जीआईटी की अच्छी मोटिलिटी और अच्छी सिक्रीशन रेस्ट में ही होती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने हेल्दी रहना है तो आप ज़्यादा देर, जो पूरा दिन का आपका टाइम है वो आपका पैरासिम्पैथेटिक में गुजरना चाहिए, रिलैक्स स्टेट में गुजरना चाहिए, हर वक्त स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, आपके स्टीरॉइड्स बॉडी से रिलीज होते रहते हैं, हार्ट ब्रेन एक्स्ट्रा काम करते रहते हैं, आप एक्सर्ट करते हो, थक जाते हो। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव करने का तरीका यही होता है कि जब भी थकन हो, पढ़ाई करते करते भी आप थक जाओ, थोड़ा सा लेट जाओ और लंबे लंबे सांस लो, अपने आप को रिलैक्स करो। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स स्टेट में एक्टिव होगा, आपकी हार्ट बीट भी कम होगी, आपकी ब्रेन का स्ट्रेस भी कम होगा, आपकी डाइजेशन भी अच्छी होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि ये एपिथेलियम दिखाई हुई है, यहाँ से आपको कुछ सेंसरी नर्व्स जाती हुई नजर आ रही हैं। अब सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? एफरेंट्स फ्रॉम जीआईटी। ये तो आ रहे थे ना, इफरेंट्स ऊपर से आ रहे थे, ये कंट्रोल कर रहे थे इसको। एफरेंट क्या चीज़ है? एफरेंट टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वही चीज़ होती है जो मैसेज लेके जा रही होती है। ठीक है। तो यहाँ से मैसेज जा रहा है, जब भी जीआईटी में कोई आई, जैसे बोलस ऑफ द फूड आया और अब उसकी डाइजेशन की ज़रूरत है, तो यहाँ से मैसेज गया है, जा रहा है, रास्ते में ये मैसेज देते जाएंगे प्लेक्सस को कि भैया आप भी अपना काम करें, थोड़ी सी आप अपनी सिक्रीशन निकालें, यहाँ पे फूड आ गई है, ज़रूरत है, थोड़ी सी आप मोटिलिटी तेज़ करें, फूड आ गई है, फूड को आगे मूव करना है। ये रास्ते में मैसेज देते जा रहे हैं एफरेंट्स। अब ये अपवर्ड जा रहे हैं और चले जाएंगे कहाँ पे? वर्टिब्रल गैंग्लिया की तरफ भी जा सकते हैं, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड तक भी जा सकते हैं और इवन ब्रेन स्टेम तक भी जा सकते हैं। ठीक है। ये वो रिफ्लेक्सेस हैं जो यहाँ से जाएंगे और बाज़ औक़ात सिर्फ कॉर्ड पे जाके वापस आके सिर्फ मोटिलिटी और सिक्रीशन अपनी मर्जी से ही करवा देंगे। इसमें ऊपर इतने हायर लेवल ब्रेन तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जीआईटी के कुछ रिफ्लेक्सेस जो हैं वो लोअर लेवल पे ही मीडिएट हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खाना खाते हो, उसमें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके ब्रेन का कोई रोल नहीं है, खुद ही डाइजेशन और सिक्रीशन शुरू हो जाती है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन। मतलब आपको कोई पता चलता है कि अब जी मेरी स्टमक से गैस्ट्रिन रिलीज़ हो रहा है और अब मेरी प्रोटीन्स जो हैं डाइजेस्ट हो रही हैं, अब मेरी प्रोटीन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो रही हैं। ये सब कुछ जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सेस, ये लोकल रिफ्लेक्सेस खुद ही हो जाते हैं। ये एफरेंट नर्व्स मैसेज लेके जाती हैं, यहाँ बोलस ऑफ द फूड आया, ये मैसेज जा रहा है रास्ते में, उन्होंने मैसेज दे दिया कि भाई एमाइंटेरिक को कहा आप अपनी मोटिलिटी बढ़ाओ, सबमिकोजल को कहा आप अपनी सिक्रीशन निकालो, थोड़ा सा अगर वो कॉर्ड तक गई, स्पाइनल कॉर्ड से वापस आके मोटिलिटी और सिक्रीशन को और तेज़ कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो अपवर्ड जाएंगी ब्रेन स्टेम तक जाएंगी, हायर ब्रेन तक नहीं जाएंगी, क्योंकि हमारे ब्रेन का कंट्रोल जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, जीआईटी की मोटिलिटी और सिक्रीशंस के ऊपर। ये कुछ सोचने की बात है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स वहाँ काम करते हैं जहाँ पे इंटेलेक्ट की कोई बात होती है, कुछ सोचने का, कुछ प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये लोकल रिफ्लेक्सेस जो हैं वो यहीं से इलिसिट होके यहीं पे ही ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई तो आपको सारा इंटेरिक नर्वस सिस्टम समझ आ गया। आगे सिर्फ कहानियाँ हैं, वो हम थोड़ा रैपिडली चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ये वाली मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। माइंटेरिक प्लेक्सस को ऑर्बेक्स भी कहते हैं और ये मोटिलिटी कंट्रोल करता है। सबमिकोजल को मीजनर्स प्लेक्सस भी कहते हैं और ये आपकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है और इनके ऊपर आपके सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं। माइंटेरिक प्लेक्सस जो है ये एक्साइटेटरी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कहीं कहीं पे ये सिर्फ इनहिबिटरी होता है। ठीक है। ज़्यादातर टाइम में जब ये एक्साइटेटरी है तो इट इंक्रीजेस द टोन ऑफ योर गट वॉल, इट इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ रिदम, इंटेंसिटी ऑफ कंडक्शन। इन सारों को सम अप आप करें तो जो मेन बात निकलती है वो ये है कि इंटेस्टाइन की सारी मोटिलिटी, सारी की सारी मूवमेंट्स जो हैं वो तेज़ हो जाती हैं जब भी माइंटेरिक प्लेक्सस स्टिमुलेट होता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करता है जिसकी वजह से गट की मोटिलिटी, टोन, रिदम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सब तेज़ हो जाता है। ठीक है। लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज एक्साइटेटरी, कहीं कहीं पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज़ होता है जिसको वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड कहती है। कहीं कहीं पे मोटिलिटी या इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस की भी ज़रूरत है। वो कहाँ पे है? स्फिंक्टर्स के लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल फूड आई स्टमक में, मैसेज गया लोकल रिफ्लेक्सेस से ही पता चला, एफरेंट नर्व ने बताया जी फूड आई है, सिक्रीशंस भी ज़्यादा हो गई, स्टमक की मोटिलिटी भी ज़्यादा हो गई और फूड इज़ पुश्ड टूवर्ड द ड्यूडेनम। ठीक है। अब फूड आगे जा रही है और स्फिंक्टर जो है वो बंद है, तो क्या होगा?
फूड नहीं मिनट पास करेगी, स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा। दिलावर, आप बताओ। हाँ सही बताया है, कौन बता रहा था? कि फूड आगे नहीं पास करेगी। फूड आगे नहीं जाएगी ना, स्फिंक्टर तो ऑलवेज कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल स्टमक के एंड पे जो स्फिंक्टर है उसको पायलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। वो Yes. पायलोरिक स्फिंक्टर एक जो है कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हर वक्त है। अब अगर उसको इनहिबिट नहीं किया जाएगा तो वो रिलैक्स नहीं होगा, फूड को आगे गुजरने नहीं देगा। तो ये भी एक तरह से फूड को प्रोपेल करने के लिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे एक्साइटेटरी इन्फ्लुएंस हो और मोटिलिटी सारी तेज़ हो, तो कहीं कहीं पे कुछ चीज़ों को इनहिबिट करना पड़ता है ताकि स्फिंक्टर्स इनहिबिट हो और दे गिव वे टू द इनकमिंग फूड। तो मायोएंटेरिक प्लेक्सस कहीं कहीं पे इनहिबिटरी हो जाता है, जहाँ पे वो वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड रिलीज करता है टू द स्फिंक्टर्स, और स्फिंक्टर्स रिलैक्स होते हैं तो फूड आगे चलती जाती है। अब आगे गई जेजुनम में, ड्यूडेनम में गई, वहाँ से जेजुनम में, वहाँ से इलियम में, इलियम से आगे फिर रुक जाएगी अगर वो स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होगा तो वहां पे फिर वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड रिलीज हो जाएगा, वो स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा और फूड जो है कोलन में चली जाएगी। ठीक है, इट्स इजी अप टिल नाउ। मैम पेप्टाइड का Yes, नाम ma'am. दोबारा बता दें, क्या लिया आपने? VIP, वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। इट्स ऑल रिटन इन योर गाइडलाइन। ये जो मैंने बनाई है ये फिगर्स मैंने खुद क्रिएट की हैं आपकी उससे स्मार्ट आर्ट से, लेकिन ये सब कुछ इसी तरह लिखा हुआ है आपकी गाइडलाइन के अंदर। ये गाइडलाइन के अलावा कहीं से नहीं बना हुआ, ठीक है, उसमें इसका नाम भी लिखा हुआ है। ओके, ये सारी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप कुछ नाम याद कर लेना कि जो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं रिलीज़ होते हैं फ्रॉम द मायोएंटेरिक प्लेक्सस के, सिर्फ नॉट ओनली फ्रॉम द मायोएंटेरिक प्लेक्सस, इवन फ्रॉम द सबम्यूकोजल प्लेक्सस, जो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं और अपना काम करते हैं उनके नाम ये हैं। ज़्यादातर जो हैं वो एक्साइटेटरी हैं, जैसे VIP बताया था, इट इज़ इनहिबिटरी। ठीक है, इसी तरह ऊपर से जो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व्स आ रही हैं वो अपने एंड्स पे क्या रिलीज़ करेंगी? पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या रिलीज़ करेंगी? एसिटाइलकोलिन, और सिम्पैथेटिक नर्व्स क्या रिलीज़ करेंगी? नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, ये जैसे ये फिगर है ये वाली, तो यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक नर्व आई, यहाँ से उसने अपना काम करना है, अपना इन्फ्लुएंस करना है इस सेल बॉडी के ऊपर, तो ये अपनी नर्व एंडिंग पे क्या रिलीज़ करेगी? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन। और सिंपैथेटिक नर्व ये आ रही है इस सेल बॉडी पे, उसने अपना काम करना है, मोटिलिटी को इनहिबिट करना है, तो इट विल रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन। तो जो भी इफेक्ट होगा यहाँ पे फिर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का, वो एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन के थ्रू ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन इज स्टिमुलेटरी फॉर द गट और नॉरएपिनेफ्रिन इज इनहिबिटरी, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी गट को इनहिबिट कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक आपकी गट को स्टिमुलेट कर रहा है। ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑटोनॉमिक कंट्रोल में हम पहले पैरासिम्पैथेटिक देख लेते हैं। इसमें कहाँ से है पैरासिम्पैथेटिक का, क्या कहा जाता है? दिस क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो। ठीक है, कुछ क्रेनियम से आ रहा है फ्लो, कुछ सेक्रम से आ रहा है। तो क्रेनियम से कहाँ से आ रहा है कि सिर्फ माउथ और अपर पार्ट जो फेरेंक्स का है वहाँ पे थोड़ी सी सप्लाई, बाकी किसी और जगह से होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्रेनियल आउटफ्लो इज थ्रू वेगस नर्व। पूरी के पूरी जो GIT है उसका सारा एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इवन असेंडिंग कोलन एंड हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, ये सब का सब वेगस नर्व से स्टिमुलेट होता है। तो वेगस नर्व जो है इट इज़ पैरासिम्पैथेटिक टू द GIT। ठीक है, और दूसरा सेक्रल आउटफ्लो जो बचता है वो फिर बाकी एरिया को वो सेक्रल आउटफ्लो सप्लाई कर देता है फ्रॉम S2 to 4 वर्टिब्रा। जो S2 to 4 स्पाइनल सेगमेंट से जो नर्व्स आ रही हैं वो कहाँ पे सप्लाई करेंगी? रेस्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, ये सारा कुछ रेक्टम और एनस तक सारा जो है वो फिर आपका सेक्रल आउटफ्लो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी आपने अभी पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम CNS में इंशाल्लाह आप लोग पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं वो उनके गैंग्लियाज जो हैं दे आर नॉट क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे नहीं पड़े होते, जैसे सिम्पैथेटिक गैंग्लियाज तो सारे साथ साथ पड़े होते हैं ना,
पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया कहाँ पड़े होते हैं? कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट आंसर दे। Spinal segment of spinal cord. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जो सारे फाइबर्स आ रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक के, ये प्री गैंग्लियोनिक है। अब ये रिले कहाँ करेंगे? organ. शाबाश, Esophagus और stomach. दे आर क्लोज टू द विसरा, इवन विसरा के वॉल्स पे पड़े होते हैं गैंग्लिया, ठीक है। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आ रहे हैं, प्री गैंग्लियोनिक और माइलिनेटेड फाइबर आएंगे और रिले करेंगे गैंग्लियाज में विच आर वेरी क्लोज टू द विसरा, और वहां से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल के सप्लाई कर देते हैं। लेकिन दिस इज ऑपोजिट विल हैपन इन केस ऑफ सिंपैथेटिक आउटफ्लो। सिंपैथेटिक पहले ये याद रख लो कि ये थोरैको लंबर आउटफ्लो होता है, वो हमने पढ़ा था क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो होता है। तो ये थोरैको लंबर मीन के T5 to L2 वर्टिब्रा तक जो है, जो नर्व्स निकल रही हैं, वो आपकी सारी की सारी GIT को सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये निकलते साथ इन्होंने जो सिंपैथेटिक चेन में गैंग्लिया उसमें रिले कर लिया, वहाँ पे ऐसा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे कोई चेन नहीं थी पैरासिम्पैथेटिक की। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया दे लाई क्लोज टू द विसरा, वो यहाँ पे पड़े होते हैं। लेकिन सिंपैथेटिक गैंग्लिया कहाँ है कि जैसे ही प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकले, मोस्ट ऑफ देम दे रिले इन सिंपैथेटिक चेन, और कुछ जो है वो रिले कर लेंगे इन द सीलिएक, सुपीरियर मेसेंटेरिक और इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया। ये इंटेस्टाइन के अपने गैंग्लिया होते हैं, उनमें रिले कर लेते हैं। स्टिल दे आर फार्दर अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स। अब उसके बाद लंबे से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं एंड दे सप्लाई होल गट, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है पैरासिम्पैथेटिक में और सिंपैथेटिक में। क्या डिफरेंस बताया मैंने कि सिंपैथेटिक गैंग्लिया दे आर क्लोजर टू द स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ही निकलते हैं तो छोटे से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक लंबे होते हैं इसमें, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स दे आर लॉन्ग और पोस्ट गैंग्लियोनिक वहीं से गैंग्लिया से निकल के सप्लाई कर देते हैं। सो ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग मी? एनी डिफिकल्टी? नो मैम। गुड। सिंपैथेटिक वाला पाथवे दोबारा रिपीट कर दें। हाँ, सिंपैथेटिक में मैं ये आपको बता रही थी कि जैसे हमने यहाँ पैरासिम्पैथेटिक में पढ़ा था कि ये क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे जो सिंपैथेटिक है वो थोरैको लंबर आउटफ्लो है कि थोरैक्स और लंबर रीजन से वो नर्व्स निकलती हैं T5 to L2 वर्टिब्रा से, ठीक है। अब ये नर्व्स निकली, अब ये नहीं है कि यहाँ से निकलेंगी तो प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग फाइबर जाएंगे और इधर सप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं है। इमीडिएटली जैसे ही निकली तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स जो हैं वो रिले कर लेंगी इन द सिंपैथेटिक चेन इसके गैंग्लिया में, और दे रिले इन सीलियक, सुपीरियर मेसेंटेरिक और इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया, ठीक है। ये गैंग्लियाज हैं जिसमें वो रिले कर लेती हैं। आपको पता है जब भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर किसी भी गैंग्लिया में रिले करेगा तो वहां से जो फाइबर्स निकलेंगे उसको क्या कहेंगे? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक में फर्क क्या होता है कि प्री गैंग्लियोनिक आर माइलिनेटेड एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक आर नॉन माइलिनेटेड। अब ये नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स जाएंगे एंड सप्लाई इंटायर गट। इसमें ऐसा नहीं है कि क्रेनियल को कुछ सप्लाई कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना डिफरेंस कि जो है वो इनिशियल पार्ट ऑफ द कोलन तक जो है वो वेगस नर्व सप्लाई कर रही थी और उससे आगे सेक्रल आउटफ्लो था, ये डिवीजन थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो सारी नर्व्स हैं वो टॉप टू बॉटम टिल एनस एक ही तरह की सप्लाई देती हैं, और सिंपैथेटिक आउटफ्लो जनरली जो है वो क्या करेगा कि जब भी स्टिमुलेट होगा वो इसकी मोटिलिटी और सिक्रीशंस को इनहिबिट कर देगा। ये क्या था? ओके अच्छा, अब इसमें जो यहाँ पे हमने बात पढ़नी थी, हाँ, सेंसरी इनर्वेशंस के लिए ये मैंने फिगर डाली थी कि आप यहाँ से देख रहे हो, जो मैंने उस फिगर में भी बताया कि सेंसरी नर्व्स लोकल मैसेजेस लेकर जाती हैं, ठीक है। लोकल मैसेजेस कहाँ तक लेके जाती हैं? ये आपके प्लेक्सस पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ से सेंसरी नर्व्स जो हैं, यहाँ पे प्लेक्सस उन्होंने जो है माइंटेरिक प्लेक्सस भी दिखाया, सबमिकोजल, लेकिन उसको भूल जाओ। इस वक्त आपने जो मेन दो पे कंसंट्रेट करना है, ये सेंसरी नर्व्स मैसेजेस लेके जा रही हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द
टू स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हद ब्रेन स्टेम तक ये जाती हैं, इससे ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक नहीं जाते ये लोकल रिफ्लेक्सेस जो होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही बोलस ऑफ फूड आया, कैसे पता चलेगा कि मोटिलिटी और सिक्रीशन बढ़ानी है, वो ऐसे पता चलता है कि ज़रा सी स्ट्रेच हुई बॉल, तो यहाँ पे वो नर्व स्टिमुलेट हो गई, ठीक है। वो नर्व्स मैसेज लेकर गई टू द स्पाइनल कॉर्ड, और इनकी सेल बॉडीज जो हैं वो या तो लोकल प्लेक्सस में पड़ी होती हैं एफरेंट नर्व्स की, या दे आर प्रेजेंट इन डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। Okay, so afferent nerves which carry message from the intestine, their cell bodies are located whether in the plexuses और they are located in dorsal root ganglia, वो मैसेजेस लेके जाती हैं। और दूसरी साइड पे वेगस नर्व जो है वो ब्रेन स्टेम तक मैसेज लेके जा रही है। तो बोथ ऑफ देम दे आर एफरेंट्स टू द टू स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये कैसे स्टिमुलेट होती हैं? बाय इरिटेशन ऑफ गट से, या एक्सेसिव डिस्टेंशन ऑफ गट से, या कोई केमिकल आ जाए आपके गट के अंदर, ठीक है, एसिडिटी बढ़ी हुई है तो ये नर्व स्टिमुलेट हुई, इसीलिए आपको स्टमक में पेन होती है ना, एसिडिटी बढ़ी हुई या कोई भी केमिकल है स्टमक के अंदर, वो स्टिमुलेट कर देगा इन नर्व्स को। हर वक्त आपको एक यहाँ से सिक्रीशन पेन की जाती है ब्रेन स्टेम में, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, ये 3 स्टिमुलाई हैं जो इन नर्व्स को, एफरेंट नर्व्स को स्टिमुलेट कर सकती हैं। अच्छा, ये फिगर अच्छी तरह आप लोग खुद देख लेना। वो ये एक छोटी सी आपकी जो है ना वो समरी है, जो सब कुछ हमने कर लिया, उसका कुछ शॉर्ट रिफ्लेक्सेस जनरेट होते हैं, वहीं पे लोकली निकलते हैं, कुछ लॉन्ग हैं जो ब्रेन स्टेम तक जाके वापस आते हैं। तो इस फिगर को आपने एक एज अ समरी तैयार कर लेना है, ठीक है। और ये आपकी आज की असाइनमेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्सेस। बाकी टीचर्स आपकी असाइनमेंट्स कैसे ले रहे हैं? अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा, अभी तक आप